तो मैं अभी आप लोगों को सब्सिडरी पॉलिटिकल साइंस का बताने वाला हूँ, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फर्स्ट है, आपको क्या करना है कि सब्सिडरी में कम से कम पॉइंट को याद रखना है। उस पॉइंट के थ्रू अगर कुछ बात सुन लेते हैं तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को एक बार ज़रूर सुनेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका वह है, भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक है अथवा अर्ध संघात्मक? सकारण उत्तर दे, या भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, टिप्पणी करे। ये भारत के बारे में है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत एमबीबीआई हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। तो इसका जो आंसर है वह है, भारतीय संविधान के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक कहते हैं तो अन्य विद्वान एकात्मक कहकर पुकारते हैं। इतना ही नहीं, कुछ आलोचक इसे एकात्मक और संघात्मक का अपूर्व मिश्रण बतलाते हैं। डॉक्टर केसी हुएरे का कथन है इस प्रकार कि अर्थात भारत एक एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक के कुछ गौण लक्षण है, न कि एक संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मकता के कुछ गौण लक्षण है। दूसरी ओर संविधान, तो हम लोग इसमें जो भी पॉइंट है उसके थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का है, तो इसको ध्यान से देखें। दूसरी ओर संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत एक संघ है। एक तीसरे प्रसिद्ध विद्वान जे.एन. जोशी का मत है कि भारतीय संघ एक अर्ध संघ है जिसमें एकात्मक राज्यों के कई गुणों का समावेश है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत के नए संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों के गुण और लक्षण विद्यमान है। अब यह प्रश्न उठता है कि भारत संघीय राज्य है या नहीं। जिन तर्कों के आधार पर भारतीय संविधान को संघीय नहीं होने का दावा किया जाता है वो निम्नलिखित है। जैसे कि पहला पॉइंट, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है। भारत को फेडरेशन न कहकर यूनियन कहा गया है। यद्यपि भारत एक संघ है, परंतु भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी शब्द फेडरेशन का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि फेडरेशन शब्द के बदले यूनियन शब्द का व्यवहार किया गया है। केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। दूसरा पॉइंट है, भारत की केंद्रीय सरकार अधिक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के सामने राज्यों की शक्ति सर्वथा गौण है। संघ सूची के सभी महत्वपूर्ण विषय समवर्ती सूची के 47 विषयों पर भी संघ सरकार का अधिकार है, क्योंकि संघ सरकार अपनी इच्छा अनुसार समवर्ती सूची के विषयों को भी संघीय कार्य क्षेत्र में बदल सकती है। तीसरा जो पॉइंट है, अवशिष्ट अधिकार। अवशिष्ट अधिकार और शक्ति संघ सरकार को ही प्राप्त है, राज्य की सरकार को नहीं। फिर आपका जो चौथा पॉइंट है वो राज्य सूची पर भी केंद्र का अधिकार। संविधान में संघ तथा राज्यों का अधिकार क्षेत्र में बांट दिया गया है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यों का अधिकार क्षेत्र बांट दिया गया। इसके बावजूद राज्य सूची के विषयों पर राज्यों का एक छत्र अधिकार नहीं है, उसका यह अधिकार नियंत्रित है। राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय को यदि केंद्र की राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो उसके संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, राज्यों की सरकारें स्वयं भी राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को दे सकती है। अतः राज्य सूची भी नियंत्रित है। अंत में विवाद उठने पर केंद्रीय सरकार की ही विजय होती है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो राज्यों की सार्वभौमिकता सीमित है। संविधान से प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर भी राज्यों की सार्वभौमिकता नियंत्रित है, क्योंकि संघीय कार्यपालिका के पास आदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। फिर राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा पास किए गए
किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकता है। कुछ विधेयक तो ऐसे होते हैं जो बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के राज्यों के विधानमंडल में प्रस्तावित भी नहीं हो सकते हैं। अतः सारी बातों से पता चलता है कि राज्यों की सार्वभौमिकता सीमित है, राज्य संघ से अवंध है। भारतीय संघ के सभी राज्यों को संघ सरकार से अलग होने का अधिकार नहीं है। रूस के राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है। अमेरिका के संघ राज्यों को तो अपना अलग संविधान बनाने और शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने का भी अधिकार है, लेकिन भारतीय संघ के राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अगला हम लोग पॉइंट चलते हैं कि एक ही नागरिकता। संविधान की भाषा में भी भारत की मौलिक एकता को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए भारत में एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है। परंतु संघात्मक सरकार में प्राय दो ही नागरिकता होती है, एक संघ सरकार और दूसरी इकाइयों की सरकार की। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारतीय संघ में द्वैध शासन व्यवस्था होने पर भी सारे राष्ट्र के लिए एक ही नागरिकता दी गई है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक ही राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक ही राष्ट्रभाषा हिंदी की व्यवस्था की गई है, जबकि आयरलैंड और कनाडा में दो भाषा है। कनाडा और आयरलैंड में एक भाषा राष्ट्र के लिए है और दूसरी राज्यों की है। भारत में राज्यों की अपनी कोई खास भाषा नहीं है। यहाँ सारे राष्ट्र के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा स्थान दिया गया है। तो आप लोगों को ये पॉइंट में आप लोग इस के अनुसार क्वेश्चन अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। आपको पॉइंट याद रखनी है। ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह एक ही संविधान, यानी भारत में एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। दूसरे देशों की भांति भारत के राज्यों को कोई अपना खास संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दो तरह के संविधान है, एक सारे राष्ट्र का संविधान है, दूसरा राज्यों का भी अपना अलग संविधान है, लेकिन यहाँ संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है। अगला जो पॉइंट है वह है एक रूपता। भारतीय संविधान में सभी बुनियादी विषयों में एक रूपता लाने पर बल दिया गया है। अगला जो पॉइंट है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। उनके राष्ट्रपति जब होते हैं उनको संकट आता है तो भी उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं, आप लोग उसको नोट कर लेंगे, अपने अनुसार लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट को सिर्फ देखते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी भी हो जाएगी और आप लोग पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। शासन की सभी मशीन एक हरी है, मतलब कहने का संघात्मक शासन या संविधान के भीतर शासन के प्राय सभी कल पुर्जे दोहरे होते हैं और एकात्मक शासन या संविधान में एक हरा। संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की सभी मशीनरी दोहरी है, जैसे दो सभाएं, दो कार्यकारिणी और दो न्यायालय इत्यादि। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। द्वितीय सदन क्या है कि गठन